In this part we shall discuss some practical aspects, है ना, विजुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी स्पेस में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे भी फील्ड वही हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो, यहाँ पे भी, 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 है ना। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम है तो हर जगह वही हो, 2 न्यूटन पर कूलम हो। तो ये जो फील्ड हमको मिलेगा, ये फील्ड लीनियर फील्ड जो मिलेगा हमें, वो हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देख के पहचानना हो तो फील्ड लाइन देख के हम पहचान सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, हर जगह सेम होगी, इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनके बीच हर जगह दूरी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगी है। तो इसको देखते ही हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहीं फील्ड इस तरीके से मिल रहा है, तो ये यहाँ पे देख लो सारे फील्ड लाइंस के बीच में क्या है, दूरी अलग अलग है। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ और एक चीज और ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग ज्यादा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ये मान लो E1 है यहाँ, और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इस तरीके से मिल रही है, और ये E2 है। पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने समझ लिया, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सेम, तो वो यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल वैरी करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ की बात ये है कि चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो लाइंस देखिए, जहाँ क्राउडिंग भीड़ ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। सेम स्पेस, इसका भी उतना ही स्पेस है और लगभग इसका भी उतना ही स्पेस है, हालांकि ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दोनों का सेम स्पेस लगभग है। यहाँ पे आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 लाइनें हैं और यहाँ केवल 4 लाइनें हैं। यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, सेम स्पेस है, स्पेस उतना ही है इसका भी और उसका भी, लेकिन यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, E1 इज ग्रेटर देन E2, है ना। क्राउडिंग of lines leads to stronger field, ये कॉन्क्लूजन हमारा निकला। ठीक है, तो ये देखते ही पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको फील्ड वैसे जनरली ये आइडियल केस है, आइडियल केस है, हर जगह हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा आपको। बहुत सा मैक्सिमम केसेस में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे 3 न्यूटन पर कूलम है तो थोड़ा सा आगे जा रहा है, 5 हो जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, 1 न्यूटन पर कूलम हो जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, 0.25 न्यूटन पर कूलम हो जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ भी वही होगा, वहाँ भी, यहाँ भी हर जगह। लेकिन आपको जानना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये भी जानना चाहिए जहाँ फील्ड ज्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ फील्ड कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा E डैश, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E डबल डैश। इन दोनों केसों में E डैश क्या होगा, ग्रेटर देन E डबल डैश, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है ना। तो ये चीजें समझनी है। चलिए आगे जो हम पढ़ना है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ये आपका है काम है। तो टॉर्क हम सीखेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन
चलिए देखते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन any dipole placed in uniform electric field। चलिए देखिए ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखते ही आप पहचान में जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्थिति कोशिश करेंगे रखने की, थोड़ा बहुत समान लिखिएगा। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जिसमें हमने एक डाइपोल रखा, ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, इसको ऐसे आना तिरछा इसलिए रख रहे हैं ताकि एक एंगल रहे, पैरेलल ना दिखे, नहीं तो एक जनरल केस होगा, एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा और हम एक जनरल केस ले रहे हैं। दिस इज योर माइनस क्यू एंड दिस इज योर प्लस क्यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये देखो, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, इन दोनों के बीच की दूरी तो हमने मानी रखी है, डिस्टेंस जो होती है वो हमें कितना लेना होता है, वो बता रखा है आपको, 2a आपको लेना है, ये हो गया 2a। अब देखो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन होता है, इसमें जो फोर्स लगेगा F वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा, ये चलिए हम इसे लिखते हैं, इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी F ही लगेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये भी F ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ हम पहले क्या फाइंड करेंगे, और ये कितना एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, इतना लिखिए, लेट डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल बना रहा है ना। आगे नाउ फोर्स ऑन प्लस क्यू इसको अगर पॉजिटिव मान लिया तो कितना होगा, ध्यान तो Q इंटू ई होता है, ये पॉजिटिव साइन, और फोर्स ऑन माइनस क्यू, इसको F माइनस अगर दोगे तो ये क्या आएगा, QE, ये भी आएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें इसको तो ज्यादा बेटर होगा। वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब these two अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, QE है। these two forces are equal and opposite। दोनों फोर्सेस इक्वल है, देखो QE और QE, लेकिन अपोजिट है, इधर और इधर, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है। ये किस लाइन में काम कर रहा है, इस लाइन में ऐसे, और ये वाला किस लाइन में काम कर रहा है, इस लाइन पे। ऐसा नहीं कि F1 इधर काम कर रहा है और इसी लाइन पे F2 इधर काम कर रहा है, ऐसा थोड़े। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अलग अलग है, इसका यहाँ है और इसका यहाँ है। तो आप जानते हो कि टॉर्क एक्ट करना शुरू करता है when two equal and opposite forces whose line of action of force is not same, then they form a torque। वो कोशिश करेंगे कि जिन पॉइंट्स पे वो लग रहे हैं दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, वो उस ऑब्जेक्ट को घुमाना शुरू करते हैं। तो ये भी वही करेंगे, घुमा
घुमाना शुरू कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे these two forces are equal and opposite and their, ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे आप, their line of action of force, line of action of force is not same, is not same. So they will form a couple. ठीक है, कपल या टॉर्क है। ठीक, और इस केस में देखो हमको ये मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। टॉर्क ये होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के बीच क्या होगा, ये देख लो, अगर इसको आगे ले जाए यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मान लो है। तो हमारे लिए ये चीज यानी ये वैल्यू जो होगी एनी वन फोर्स, कपल में क्या होता है, तो एक फोर्स हमको लेना होता है, एक फोर्स हमको ले लेते हैं F, है ना, F प्लस यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको F पॉजिटिव इज इक्वल टू F नेगेटिव मैग्नीट्यूड y इज इक्वल टू F, ये चीज। तो F हम यहाँ ले सकते हैं, एक फोर्स हमने लिया है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है bn, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन मेन। अब bn है इसके बराबर, इसको भी देख लेते हैं, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABN में अगर हम लिखें sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेन्यूज, यानी BN अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द, ये आपका AB जो है, AB तो हाइपोटेन्यूज है इसका, तो AB इज इक्वल टू क्या है 2A। नाउ BN इज इक्वल टू व्हाट, BN इज इक्वल टू हो जाएगा 2A sin थीटा, ये हो जाएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट अब टॉर्क की वैल्यू F इज इक्वल टू क्या था, पहले उसको रख लेते हैं, F इज इक्वल टू क्या है QE, F इज इक्वल टू QE, और उसके बाद चले तो इनटू BN इज इक्वल टू कितना हो गया 2A sin थीटा, हो गया ये ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताओ ये Q into 2A क्या होता है P, यहां आप चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हो Q into 2A क्या होता है P, तो ये हो गया P E sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू आ गई, तो यहां ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि Q into 2A क्या होता है P होता है, इसकी वैल्यू आपने वहां उठा के रख दी है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन any dipole which is placed in a uniform electric field is equal to P sin theta। तो थीटा क्या है, एंगल between electric field and dipole, dipole moment आप जान रहे हो किधर से किधर होगा, ये डायरेक्शन होगा डायपोल मूवमेंट का, इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एंगल कितना है, यही एंगल कितना है थीटा है ना। तो यहाँ थीटा लिख लोगे, आगे चलते हैं और कुछ कंक्लूजन्स पे बात होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे हम नहीं बढ़ाते हैं मामला, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बड़ा ध्यान से इसको समझना है हमें ना। अब आप देखो यहाँ मालूम थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट, एंगल बिटवीन B एंड डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज क्लियर हो गई।
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ब्लैक बोर्ड में है ना। तो हम इसको जब ब्लैक बोर्ड में है तो राइट हैंड स्क्रू रूल से जब हम फॉलो करेंगे, तो जब हम इसको ऐसे एक स्क्रू है, इसको हम किस तरीके से रोटेट करेंगे, P से E की तरफ, यानी इसको हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब आप किसी चीज को रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो चीज खुलती है, वो चीज सॉरी बंद होती है। क्लॉकवाइज में बंद होती है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होती है, खुलती है, बाहर आती है। तो इस केस में P और E, अगर मान लो ये क्या है हमारा डाइपोल, ये भी किसमें है, ब्लैक बोर्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है क्या ब्लैक बोर्ड में, तो टॉर्क किधर होगा, टॉर्क आएगा बाहर, ठीक है, टॉर्क आएगा बाहर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब टॉर्क विल बी आउटसाइड द प्लेन containing P and E। चलिए ये चीजें तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क की यूनिट आप जानते ही हैं क्या होता है, फोर्स है। टॉर्क की यूनिट अगर आपसे पूछे तो सीधे बोल दो न्यूटन इनटू मीटर, तो मैंने एक बार बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं। कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क आपका कितना आएगा, मिनिमम आएगा, सॉरी मैक्सिमम आएगा, टॉर्क मैक्सिमम आएगा। क्यों, तब तक PE sin 90 कितना आ जाएगा PE, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, टॉर्क मैक्सिमम। सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 मींस P is पैरेलल टू E, मतलब ये केस इस तरह का होगा, जनरली ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे रहेगा और आपका डाइपोल भी इसी तरह इसी डायरेक्शन में पड़ा रहेगा, किस तरीके से, है ना। यानी यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, ये आपका डाइपोल है, ये पैरेलल है इसके, इस केस में थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में आपका टॉर्क क्या आएगा, मिनिमम। जब डाइपोल मूवमेंट क्या हो, पैरेलल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, टॉर्क मिनिमम आएगा, यानी PE sin 0 या 360 का मल्टीपल होगा या 180 का एंटी-पैरेलल होगा तो भी 0 होगा, है ना। तो इस केस में आपका कितना है, sin 0 0 होता है, फिर टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये कुछ कंक्लूजन थे, है ना। इसका जनरल केस लेते तो इस तरह का बनता है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस केस में आपका डाइपोल बिल्कुल ऐसे खड़ा होता, ठीक है, इधर आपका -q और इधर ये +q, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, इधर, यानी ये कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पॉजिटिव q एंड दिस इज नेगेटिव q, तो ये इसके लिए था और वो उसके लिए था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने सीख लिया किसके बारे में, टॉर्क के बारे में, टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म होता तब क्या होगा, इस केस में तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, दिस डाइपोल विल रोटेट, इन्फ्लुएंस क्या होगा, प्रभाव, टॉर्क विल रोटेट। यहाँ अगर हम कहें कि क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लुएंस यहाँ छोटे से में बता दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्क, क्या इन्फ्लुएंस होगा, डाइपोल विल रोटेट, केवल रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा पंखे की तरह। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म होता तब क्या हो रहा होता, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा होता तो मान लो अगर यहाँ ज्यादा रहता है यहाँ कम रहता। अच्छा एक चीज ये भी आती है कि फाइंड द नेट फोर्स,
तो नेट फोर्स यहाँ कितना निकलेगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे दिमाग में आ गया, यहाँ मैं छोटे से कॉलम में बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आता है फाइंड द टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू F नेट इज इक्वल टू कितना होगा, F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, यही होगा ना। F पॉजिटिव कितना है QE और ये कितना है माइनस QE, तो कितना हो जाएगा QE में से QE जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। टॉर्क तब 0 होगा जब डाइपोल पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए हाँ, तो आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए कि आपका डाइपोल जो है वो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं रखा हुआ बल्कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, तब क्या होगा। ऐसे कंडीशन में केवल रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ऐसे केस में केवल रोटेशनल मोशन नहीं होगा बल्कि रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन भी होगा। एक कंडीशन इसमें बता दे रहा हूं, तब नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। When dipole is placed in non-uniform form इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा। अब देखिए ये आपका कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखने से लग रहा है यहां डाले यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2। देखने से आपको पता चल रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। अभी बताया था यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ कम होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो फोर्स यहाँ लगेगा F1 वो हो जाएगा QE1 और ये F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा QE2, ठीक है, QE2। F1 और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QE1 और QE2। अब इस केस में एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, किधर E1 यानी F1 की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, इसमें नेट फोर्स भी लगेगा, नेट फोर्स लगेगा इसमें कितना लगेगा, F नेट जो होगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2, किधर होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स किधर होगा F1 की तरफ मोशन करेगा ये। अब इस केस में देखो कैसा मोशन होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये साइकिल के पहिए की तरह घूमेगा, ये एक चक्कर में यहाँ अगले चक्कर, मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ऐसे गया, फिर चक्कर भी लगाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा, इस तरीके से मोशन होगा इसका, समझ रहे हैं। यानी हेलिकल मोशन होगा, इसमें सर्किल भी बनाएगा, रोटेटरी मोशन भी होगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन इसलिए हो रहा है कि F नेट 0 नहीं है, तो यहाँ जो मोशन होगा इस तरह के केस में टाइप ऑफ मोशन क्या होगा, टाइप ऑफ मोशन जो होगा हेलिकल होगा। हेलिकल स्प्रिंग देखा है ना आपने, उस तरीके का। हेलिकल मींस रोटेटरी, रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन जो भी आपको अच्छा लगेगा, लीनियर
रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन होगा, हेलिकल, ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने अपने डाइपोल को रखा तो इस तरह का केस होगा। तो चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा टॉर्क के बारे में ऑफ डाइपोल। आगे हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।